हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है AKG आयुष एंड आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि कैसे हम लोग CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 क्लियर करेंगे, क्या हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होगा। एंड ये वीडियो किसके लिए है? तो जो भी CS एग्जीक्यूटिव में है उनके लिए स्ट्रेटेजी है एंड जो भी CS डबल ET में है वो भी ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि भाई कभी ना कभी तुम्हें भी तो CS एग्जी में आना ही आना है। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो अगर चैनल के साथ नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, इज CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम रियली डिफिकल्ट? क्या CS के एग्जामिनेशन सही में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं जैसे CA इंटर के आते हैं एंड अदर प्रोफेशन के? यहाँ मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ। जेन्युइन क्वेश्चन रहता है कि क्या CS के एग्ज़ाम बहुत हार्ड आते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, तो क्या मतलब एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है? तो देखो, अगर मैं तुम्हें अभी एक रियलिटी चेक दूँ तो देखो, पिछले 2-3 अटैम्प्ट से CS के एग्जामिनेशन के जो लेवल हैं वो थोड़े रिड्यूस हो गए। हाँ, 1-2 पेपर उसमें भी एक्सेप्शन रहता है कि वो हार्ड लेवल के बना देते हैं, बट मेनली अगर देखो तुम तो जो पहले के क्वेश्चंस आते थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए उस लेवल से, क्योंकि ICSI खुद चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग CS बने। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है, तुम सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो तुम पास तो हो जाओगे, बट वो जो नॉलेज है जो तुम्हें गेन करना है, वो नॉलेज अगर तुम गेन नहीं करोगे तो फिर तुम्हें फ्यूचर में, प्रोफेशनल कोर्स है भाई, तो फ्यूचर में आगे जाकर तुम्हें दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा तुम्हें फ्यूचर में, मैं बताता हूँ। लेट सपोज कि तुमने सेलेक्टिव स्टडी किया कंपनी लॉ में एंड तुमने CSR नहीं पढ़ा, या फिर तुमने टेक ओवर नहीं पढ़ा सेबी का, या फिर तुमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ दिए। अब जब तुम रियल लाइफ में CS बनोगे एंड तुमको ये सब चीज़ काम करना होगा, और जब ये काम आएगा, तुमने तो वो पढ़ा ही नहीं है, सेलेक्टिव स्टडी करके गए, तो वहाँ पर जाकर दिक्कत आ जाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि सेलेक्टिव स्टडी नहीं करो। लेकिन अगर तुम सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो तुम एग्जामिनेशन पास तो हो जाओगे, बट वो नॉलेज आधा रह जाएगा। वो कहानी नहीं सुना है अभिमन्यु का कि उसको चक्रव्यूह में घुसने तो आता था बट वो निकल नहीं पाया, क्योंकि उसको निकलने का ज्ञान नहीं मिला था, आधा ज्ञान मिला था। तो बस यहाँ वही वाला बात है कि तुम सेलेक्टिव स्टडी करोगे, तुम पास हो जाओगे, बट आधा ज्ञान लेकर तुम आगे जाओगे। प्रोफेशनल कोर्स है, जब तुम्हें इस चीज़ के रिलेटेड काम करना होगा तो तुम्हें वापस वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना चाहिए। एग्जामिनेशन का लेवल अभी कम हो चुका है, डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ICI चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, CS एग्जीक्यूटिव दें, CS प्रोफेशनल में जाएँ। बट ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोफेशनल कोर्स तुम कर रहे हो कि तुम्हें पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से पहले मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। वाई डू मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेल इन CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम? क्यों बहुत सारे स्टूडेंट CS एग्जीक्यूटिव में फेल होते हैं, क्या रीज़न है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है रिवीजन। अगर कोई CS एग्जीक्यूटिव में है एंड प्रिपरेशन वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, तो वो ये बात को रिलेट कर पाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिवीजन का होता है। सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, अब देखो एक एक सब्जेक्ट में 19-20 चैप्टर्स हैं लगभग, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, बट रिवीजन कैसे करें? सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि रिवीजन करने में दिक्कत होता है। हम आगे पढ़ते जा रहे हैं एंड पीछे का हम लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम सबके साथ होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, 20-20 चैप्टर्स हैं एंड आगे सब पढ़ते जाते हैं, तो पीछे का जितना भी है वो रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है ना, तो वो रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन होता है, क्योंकि उसको रिवीजन वो किया ही नहीं रहता है, तो फिर भाई वो एग्ज़ाम में लिखेगा क्या? पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है। उसके अलावा इसका दूसरा रीज़न अगर मैं बोलूँ तो लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई, एग्जाम में तुमको लिखना आना चाहिए। लॉ लिखना एक अलग बात है एंड CS एग्जीक्यूटिव में तो 5 लॉ के ही पेपर है, तो उसको लिखने का अलग टैक्टिस होता है, तो ये भी तुम्हें दिक्कत होता है। एंड तीसरा दिक्कत होता है केस लॉ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एज पर डिसाइडेड केस लॉ आंसर दो। अब तुम्हें केस लॉ ही नहीं, नाम ही नहीं पता केस लॉ का, तो ऑब्वियस बात है तुम आंसर क्या दोगे?
भले ही तुम्हें आंसर पता होगा, वहाँ अगर तुम बिना केस लॉ के आंसर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर यही 3 दिक्कत के कारण मेनली सीएस एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट्स फेल होते हैं। एंड जो अभी पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि हाँ रियलिटी में ये 3 डिफिकल्टीज हैं। वो रिवीजन नहीं कर पा रहे, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, और उनके पास केस लॉ वो पढ़ते हैं, कुछ फेमस जजमेंट जैसे कि सोलमोन वर्सेस सोलमोन लिमिटेड, वो सब तो याद रह जाते हैं, बट इसके अलावा पूरे एग्जीक्यूटिव में 5 लॉज में इतने सारे केस लॉ हैं, कितना याद रखेंगे? ये बात सबको डिफिकल्ट लगता है, एंड इसी कारण से सबसे ज़्यादा सीएस एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ठीक है। एंड अब दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम आए तो कैसे हम लोग 6 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस 6 महीने में तुम सेलेक्टिव स्टडी करके पास हो सकते हो, बट मैंने जो पहला पॉइंट में बताया कि सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता, तुम्हें पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अब मान लो तुम मर्जर एमलगमेशन करके नहीं जाओगे और तुम्हारा कोई जॉब लग जाता है और वहाँ कोई काम आता है मर्जर एमलगमेशन के रिलेटेड, तो अब तुमको जो वो आता ही नहीं है तो तुम करोगे कैसे? तो उस समय तुमको एग्जीक्यूटिव का वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही डिफिकल्टी होता है। इसलिए अभी तुम लोग सेलेक्टिव स्टडी करके पास हो सकते हो, लेकिन जैसे ही पास हो जाओ उसके बाद तुमको एग्जीक्यूटिव के 100% सिलेबस कंप्लीट तब भी करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम प्रोफेशनल कोर्स में हो। ठीक है। ये क्लास 12 एंड 11 के एग्जामिनेशंस नहीं चल रहे हैं कि अभी ये चैप्टर छोड़ देता हूँ बाद में। क्या, मैंने मैथ के सारे चैप्टर्स छोड़ दिए थे। मैंने 12th क्लास में मैथ लिया था, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। सीए फाउंडेशन मैंने दिया, उसमें मैथ लिया था। मैंने सेलेक्टिव स्टडी उसमें किया, उसमें बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए। इंटीजर तो मैंने छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था आगे जाके मेरे को इंटीजर का कोई यूज़ आना ही नहीं है। बट मैंने लॉ में एक भी क्वेश्चन, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था यही मेरा डोमेन है एंड इसी में मेरे को आगे बढ़ना है। तो बस तुम्हें भी यही सोच के चलना है, तुम लॉ के चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीएस का काम ही है लॉ देखना। और अगर तुम लॉ ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम सीएस काम किस काम के लिए? ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें देखना होगा। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे अगर हम आएँ तो देखो, सबसे पहले ग्रुप 1 वाले को तो देखो उनके लिए ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला JIGL, कंपनी लॉ, SEBIL और CAFM। ठीक है। अब देखो इन तीनों में 2 पार्ट बटे हुए हैं। इनमें 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है। एंड JIGL में ऐसा कोई पार्ट नहीं है, इसमें 19 या 20 चैप्टर्स है। ठीक है, 19 या 20 चैप्टर्स है। अब देखो एक सिंपल मैं बात बोलूँगा, JIGL में सबसे पहले तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला 6 महीना बचे हैं। अभी तुम सेलेक्टिव स्टडी करो, पहले फोकस रखो पास होने पे, एंड उसके बाद पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट होने पे। अगर तुम पास हो भी जाओगे तब भी तुमको 100% बाद में जाके करना होगा, बट अभी मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सबसे पहले 19-20 चैप्टर है, तो सबसे पहले तुमको हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, BNSS, तो BSA, ये नए क्रिमिनल लॉज जो हैं ये सब हाई वेटेज चैप्टर हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पहले इन्हें तुम्हें कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इन डिटेल इन डेप्थ करो। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? तुमने मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, तुमने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा है। अपने नोट्स से पढ़ना बंद करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, बट वो सिर्फ रिवीजन के लिए यूज़ करो एट एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन से जो पहले रिवीजन करते हो उसमें यूज़ करो। अभी तुम्हें नोट्स से सिर्फ नोट्स बनाना है एंड उसको क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना है। अभी तुम्हें मेन फोकस रखना है मॉड्यूल एंड प्लस बेयर एक्ट। ठीक है, अभी तुमको, क्योंकि प्रोफेशनल इन जब आगे कोर्सेज में जाएंगे वहाँ पर अगर मॉड्यूल नहीं इंटरप्रिटेट कर पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा? लॉ इंटरप्रिटेट करने के लिए अब नया अमेंडमेंट आया, तो तुम मान लो CS बन गए और नया अमेंडमेंट आया, ठीक है, एंड हमें इंटरप्रिटेट ही करने नहीं आ रहा कि कैसे हम पढ़ेंगे कैसे, और हम किसी और से पूछे कि भाई ये क्या लिखा है समझाना थोड़ा, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई कैसा CS है, तू हमको समझाएगा कि मैं तुम्हें समझाऊँ? तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखो कि मॉड्यूल एंड बेयर एक्ट से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं भी पढ़ता हूँ, तुम्हें भी पढ़ना है। ठीक है, डेली का 1 पेज रीडिंग मारो, ऐसा समझ लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर नए नए जो अमेंडमेंट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं, वो सब पढ़ने का आदत डालो भाई। आदत डालोगे तभी होगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी लॉ और SEBIL में क्या करना है, देखो ये कंपनी लॉ में जो पार्ट बी है ना, ये 40 मार्क्स का वेटेज रखता है एंड इसमें चैप्टर भी बहुत कम है। ठीक है, एंड चैप्टर भी बहुत इजी मैं नहीं बोलूँगा, बट बहुत कम है। तो पहले पार्ट बी से तुम्हें शुरू करना है। पार्ट बी में तुम क्या कर सकते हो, तो सबसे पहला चैप्टर तुम CSR कर लो, उसके बाद तुम जनरल मीटिंग कर सकते हो,
फिर तुम बोर्ड मीटिंग पे आ सकते हो। तो ऐसे तुमको स्टार्ट करना है। सबसे पहला जो स्टार्ट करोगे तुम CSR से स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड SEBIL में देखो इसमें भी दो पार्ट हैं। पार्ट बी जो है वो लेबर लॉस के बारे में बात करता है, और अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को लेबर लॉ पसंद नहीं है, ठीक है। मेरे को नहीं अच्छा लगता, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पार्ट ए से मेरे को ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि कंपनी एक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी होता है। तो इसलिए मैंने पार्ट ए से शुरू किया था। तुम चाहो तो पार्ट बी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को पार्ट बी ईजी लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें CAFM में, तो हमेशा मतलब जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उससे शुरू करो। उसमें कुछ चैप्टर्स बहुत हल्के हैं, जैसे कि शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये सारे चैप्टर्स, और ये सब चैप्टर अराउंड 20 मार्क्स के वेटेज रखते हैं, 20-25 मार्क्स के वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो इनको पहले खत्म कर लो, उसके बाद तुम लोग FM पे शिफ्ट करना। ये प्लान होना चाहिए सेलेक्टिव स्टडी करके कि कैसे हम लोग पास करना है, ठीक है। एंड ये सब में अराउंड 2 से 3 महीने लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो 3 मंथ में जो बच गए पार्ट ए, या जिसमें तुमने पार्ट बी स्टार्ट किया, पार्ट ए स्टार्ट किया था उसके पार्ट बी, वो कंप्लीट करने हैं तुम्हें, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ अभी पहले सेलेक्टिव स्टडी करो जितना हो पाए, उसके बाद अगर टाइम बचे तो पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई करना है। एंड अगर नहीं हो पाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर बाद में एग्जामिनेशन देने के बाद जो टाइम बचता है उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, बट कंप्लीट तो करना होगा, ठीक है। ग्रुप 2 में बात करें तो देखो CMSL में वो ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें अमेंडमेंट्स के साथ पढ़ना होगा। एंड इसमें जो सबसे पहला चैप्टर LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है कंपनी लॉ के साथ, ठीक है। तो ये चैप्टर से ही तुम्हें स्टार्ट करना है। एंड CMSL में पता है एक पार्ट ए जिसमें 4 या 5 चैप्टर्स हैं, वो 5 चैप्टर्स ना थोड़े टेक्निकल कम है, मतलब पार्ट बी वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी है एंड वो ज़्यादा टेक्निकल है। तो हमेशा पार्ट ए से शुरू करो। उसका पहला चैप्टर सेकेंडरी मार्केट के बारे में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या क्या प्राइमरी मार्केट कैसा होता है, सेकेंडरी मार्केट, तो इनके बारे में, सेबी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो CMSL में पार्ट ए से स्टार्ट करो, और पार्ट बी का LODR तुमको करना होगा, ठीक है, LODR। उसके बाद ECCIPL में भी 2 पार्ट हैं। पार्ट बी में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, जो कि किसके बारे में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। बहुत इजी हैं एंड 40 मार्क्स तुम्हारे अच्छे से आ जाएंगे। तो पहला फोकस इन पे ही रखना है, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें पार्ट ए पे आना। और सबसे हार्ड सब्जेक्ट अगर CS वालों के लिए बताऊं तो वो टैक्स ही है, ठीक है। अमेंडमेंट्स भी आते हैं इसमें, लॉ भी पढ़ना पड़ता है एंड इसके साथ साथ तुम्हें कैलकुलेशंस भी करने पड़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए बोलूँगा GST से शुरू करो, इनकम टैक्स पे बाद में आना, ठीक है, पहले GST पे करो। ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगर तुम्हें दिसंबर 6 महीने में क्लियर करना है, ठीक है। सेलेक्टिव स्टडी करके पार्ट बी पहले सबका खत्म करो, इजी है। कुछ के पार्ट ए इजी हैं तो उस पर चले जाओ, ठीक है। एंड अब जो प्रॉब्लम मैंने बताया उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब मैं भाई खाली प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहला रिवीजन। देखो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने क्या किया, मैंने डे टू डे रिवीजन किया, ठीक है। तो मेरे को सही नहीं लगा, मतलब डे टू डे टाइम नहीं मिलता, इतना क्लास करने के बाद ऑलरेडी इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो जाता था कि भाई डे टू डे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, एक वीक में एक दिन मैंने अलॉट कर दिया सिर्फ रिवीजन के लिए। यानी मैं 7 दिन में 6 दिन क्लासेस करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, मॉड्यूल रीडिंग, बेयर एक्ट सब कुछ करता हूँ। एक दिन, किसी भी एक दिन मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रिवीजन, कोई एक्स्ट्रा नया कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा है बस उतना ही मैं रिवीजन करता हूँ। तो वो रिवीजन मैं घर में बैठे करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ यूट्यूब पे आके करो, ठीक है। तुम भी मेरे साथ साथ रिवीजन कर लोगे अगर तुम्हारा भी रिवीजन नहीं होता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये रिवीजन होगा, इवन दो कि मैं सारा कुछ कंप्लीट करवाऊंगा, इन डेप्थ जितने कॉन्सेप्ट है सब कुछ करवाऊंगा, बट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। मेरे को भी सारे चैप्टर्स रिवीजन करने पड़ते हैं, तो मैं भी फास्ट फॉरवर्ड रहूँगा एंड तुम्हें भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डेली एक वीडियो डेली तो मैं नहीं डालूंगा, मतलब वीक में जिस दिन मैं रिवीजन करूंगा तो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तुम लोग भी साथ साथ रिवीजन कर लेना, ठीक है। और शायद मेरा कल ही है, मैंने अभी शेड्यूल नहीं देखा अपना रिवीजन का डे, तो मैं कल शायद CSR करूँ, ठीक है। एंड ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, तो ये तुम भी कर सकते हो, ठीक है। मैं रिवीजन डाल दूंगा, तुम भी रिवाइज कर सकते हो इसको देखकर।
ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, मैं एक दिन जिस दिन रिवीजन करता हूँ उसी दिन राइटिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो ये वीडियो भी मैं राइटिंग प्रैक्टिस का भी धीरे धीरे मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। और केस लॉ के ऊपर मैंने सोचा है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं एंड डेली मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियोस डालूं। जैसे आज मैं ये वीडियो खत्म करने के बाद ही एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर ईगो एंड लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट वेल्थ। सो ये मेरा मास्टर प्लान है एंड आई होप कि तुम्हें प्लान अच्छा लगा हो। इसको स्टिक रहो, फॉलो करो, देखो दिसंबर में पास हो जाओगे और मिलके बनेंगे सीएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर तुम्हारा रिजल्ट है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।